अच्छा, सबसे जो एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था हाँ। वो हुआ था पाकिस्तान में ही। हम्म। एस्तोर एक जगह है स्कर्दू के पास। हम्म। वहां पे वो जाएंगे, गाड़ी के अंदर ही कैंप रखे होते हैं उन्होंने। अच्छा। पार्क में जाके कैंपिंग करके और वहां पे लंच करके वापस अपने वो ऑफिस में जा रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त। बजट में अगर आप रह के करना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि आप काउच सर्फिंग यूज़ करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं बिलाल हारून और आप देख रहे हैं मेरा चैनल BHP313। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल बाइकिंग और एडवेंचर्स के बारे में है, क्योंकि मैं एक एडवेंचर लवर हूं और बाइक टूर का मुझे बहुत शौक है। आज की पहली पॉडकास्ट में हमारे पहले जो गेस्ट हैं वो भी एक यंगस्टर हैं और बड़े ज़बरदस्त एडवेंचर टूरर हैं। हमने उनको दावत दी, उनकी मेहरबानी कि वो हमारे दावत पर उन्होंने दावत कबूल की और हमारे पास तशरीफ इनकी लाए। स्टोरी स्टार्ट हुई इनके सोलो बाइक टूर से, जिसपे ये लाहौर से स्कर्दू गए, स्कर्दू को एक्सप्लोर किया और उसके बाद कश्मीर, नारान, कागान, गिलगित, हुंजा, वादी सवात, वादी कलाम, चित्राल और कुमराट, ये सारे नॉर्दर्न एरियाज इन्होंने अपनी बाइक पर विजिट किए। पैशन यहाँ खत्म नहीं हुआ, नॉर्थ से फिर उन्होंने साउथ का रुख किया, कराची का सिटी एक्सप्लोर किया और उसके बाद आगे बलूचिस्तान का खूबसूरत शहर गवादर एक्सप्लोर किया और अपने पैशन को फॉलो करते हुए इसको मजीद इन्होंने कंटिन्यू किया और इन्होंने इंटरनेशनल कंट्रीज का रुख किया। टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। तो लेट्स वेलकम मोहम्मद अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। हाल है अब्दुल्ला, कैसे हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत कैसे हैं? शुक्रिया आप हमारी पॉडकास्ट में आए। थैंक हमारी यू। पहली पॉडकास्ट है और ये हमारे पहले गेस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपनी पॉडकास्ट को इनसे ओपन कर जी। तो अब्दुल्ला भाई, आपका आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं भावलपुर से माशाल्लाह। और तो उसका एक शहर है हासिलपुर। वेरी गुड, तो जबरदस्त। स्कूलिंग मेरी सारी वहीं की है, ठीक ठीक, हासिलपुर माशाल्लाह। की। ठीक ठीक। और उसके बाद कॉलेज लाइफ मेरी सारी मुजफ्फरगढ़ की है। बोर्डिंग स्कूल था, 2 साल वहाँ पे गुजारे हैं। बेहतरीन। उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गए, यहाँ पे बैचलर्स इंजीनियरिंग में हुआ है। फिर जबरदस्त। मास्टर्स भी यहीं से हुआ। वेरी नाइस। तो ये सारी चीज़। ज़बरदस्त। तो ये जो इतना ज़बरदस्त एडवेंचर आप बाइक्स पे करते हैं, आपका ये बाइकिंग का पैशन किस उम्र से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? अच्छा, ये जो बाइकिंग का पैशन है ये तो मेरा बचपन से ही स्टार्ट हो गया था। अच्छा। और बचपन भी इतना, मतलब छोटी उम्र में मैंने स्टार्ट कर दिया था कि पाँव भी नीचे नहीं लगते थे बाइक के। अच्छा। तो मेरे ख्याल में अगर मुझे याद हो तो आई थिंक मैं कोई फोर्थ ग्रेड में हूँगा जब मैंने पहली दफ़ा बाइक चलाना शुरू की थी। और ठीक। बिल्कुल जो है वो पाँव पाँव नीचे नहीं लगते थे। तो उस टाइम से ही ये पैशन था और बाइकिंग जर्नी जो है वहीं से स्टार्ट हो चुकी हुई थी। ज़बरदस्त। तो जब मैं 8th ग्रेड में आया तो उस टाइम पे मैंने आसपास जो है ना सिटीज़ में जाना शुरू कर दिया घर वालों को बताए बगैर। तो उसके बाद फिर आगे जब कॉलेज लाइफ शुरू हुई या यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हुई तो फिर वो एक कह लें कि पसे पर्दा चलेगी वो चीज़। तो बस ये स्टोरी है इसकी। हो गया। अच्छा, चलें अब मुझे ये बताइएगा कि आपके चलें पैशन तो आपको शुरू से ही है, यानी कि ही इज़ अ बॉर्न बाइकर माशाल्लाह। तो आपने फिर पहला अपना सोलो बाइक टूर कब किया, कहाँ के लिए किया, और आपने ऐसा टूर बताएं जो आपने डॉक्यूमेंट किया। पहला बाइक टूर, सोलो टूर जो आपने डॉक्यूमेंट किया, उसके बारे में बताएं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेड जर्नी जो पहली मेरी थी वो थी लाहौर से स्कर्दू की। ठीक। और वो भी कोई ऐसा प्लान नहीं थी, प्लान तो वो सिर्फ नारायण तक की हुई थी। लेकिन जब वो एक निकला हूँ मैं सफ़र के लिए तो उसके बाद समझे कि वो स्कर्दू जाके ब्रेक लगी है। स्कर्दू भी क्या, स्कर्दू से आगे जो हमारा बिल्कुल एक लास्ट विलेज है जिसे सियाचिन कहते हैं आप, गियारी सेक्टर। तो उससे आगे समझे कि आप नहीं जा सकते। अच्छा। तो वहीं से फिर वापसी हुई थी। जबरदस्त जबरदस्त। वो पहली जर्नी जो थी वो डॉक्यूमेंटेड है यूट्यूब पे। उसके बाद फिर आगे जो ये सारा सिलसिला शुरू हो गया और करते कराते अब इंटरनेशनल टूरिंग पे आ चुका हूँ। तो ये बाइकिंग की जर्नी में आपकी फैमिली ने आपको रेजिस्ट नहीं किया? हाँ, रजिस्ट तो बहुत ज़्यादा किया था। और अभी भी कभी कभी जो है वो कह देते हैं कि ये क्या शुरू किया हुआ है काम। लेकिन देखिए मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि जब आप अपने दिल की नहीं सुन रहे ना तो फिर आप खुश नहीं रह सकते। बाकी आप सारा कुछ कर लेंगे लेकिन आप खुश नहीं रह सकते। तो इसलिए वो एक मजबूरी है, अब करनी ही करनी है हमने। तो अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं। चले, जबरदस्त। यानी कि आपने फिर अपने जुनून के आगे उनको फिर थोड़ा बहुत मना ही लिया जी अपने जी घर बिल्कुल। वालों को कि जी ये मुझे करने दें।
ये तो मैंने करना है। बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट ये पाकिस्तान की कौन कौन सी जगह आपने अपनी बाइक पर ट्रैवल की हुई हैं? सबसे पहले जो टूर था हमारा वो यही था लाहौर टू स्कर्दू वाला। उसमें स्कर्दू के आसपास जितने एरियाज़ हैं वो मैंने एक्सप्लोर किए थे। और उसके बाद सेकंड टूर था नारायण कगान का। फिर ये जो सवात वाली साइड है, कलाम हो गया, सवात, और माउंटेन लेक है। फिर वो एक फॉरेस्ट है, उशी फॉरेस्ट है। वो फिर वहाँ से फिर वो एक पास आता है, उसे क्रॉस करके आप दीर वाली साइड पे आ जाते हैं। तो ये सेकंड टूर था। उसके बाद थर्ड टूर में गया था बलूचिस्तान, गवादर। जबरदस्त। गवादर किया, और गवादर के बाद फिर फोर्थ टूर मैंने दोबारा कश्मीर का किया, नीलम वैली का। और उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल टूरिंग की तरफ चला गया था, जो कि पहला टूर मैंने किया था ईरान और अफ़गानिस्तान का। ठीक। उसके बाद फिर ये वाला जो अभी रिसेंटली। तो ये जो पाकिस्तान की जगह आपने की हैं कवर, इन सब को डॉक्यूमेंट किया है, आपके चैनल पे मौजूद है जी जी, वीडियोस? ये सारी डॉक्यूमेंटेड हैं और जबरदस्त। प्रॉपरली इसके चले फोटो जी, व्लॉग्स मैं बने इनके हुए हैं। चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप इनकी सारी वीडियोस देखें जाके, इंशाल्लाह आपको इंफॉर्मेटिव भी लगेंगी। जगह भी आप अपने घर बैठे सैर भी कर सकते हैं अगर आप जा नहीं सकते। और अगर कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं जिनका आपको पता नहीं है, तो उनका भी आपको एक अच्छा आइडिया इनसे मिल सकता है कि आप इस जगह को विजिट कर सकते हैं। स्पेशली जो बाइकर हजरात हैं वो हर वक्त इस तलाश में होते हैं कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन सीज़न के मुताबिक कहाँ जाया जाए। तो आप इनके चैनल से अच्छी खासी रहनुमाई आपको मिल जाएगी। बड़े हार्डकोर बाइकर हैं, बड़े ज़बरदस्त बाइकर हैं। अच्छा जी, आपने अपने लोकल टूर्स के बारे में बताया, आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इंटरनेशनल टूर्स का कैसे ख्याल आया? इंटरनेशनल टूरिंग का ख्याल तो बड़े टाइम से था, जेन में था। और अल्टीमेट गोल जो एक बाइकर का होता है वो यही होता है कि उसने अपनी बाइक पे दुनिया घूमनी है। तो लेकिन इंटरनेशनल टूरिंग से पहले आप जब लोकल टूर्स करते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ से आपको ना सारी चीज़ों का पता चलता है कि लंबे टूर्स के लिए या लंबे एडवेंचर्स के लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बाइक के साथ क्या है, फिर आपने लगेज किस तरह से मैनेज करना है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, वेट को किस तरह से मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें जो समझने के लिए ना लोकल टूर्स आपको करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर आप अल्टीमेटली इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल टूर्स का प्री रेक्विजिट ये है कि आप पहले अपनी कंट्री में ट्रैवल करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये नहीं कर सकते कि डायरेक्ट आप आज आपके ज़हन में ख्याल आया कि जी मैंने इंटरनेशनल टूरिंग करनी है और कल को आप बाइक एक परचेज करके तो निकल जाएंगे। और रिकमेंडेड भी नहीं है, वो रिकमेंडेड भी नहीं है, हाईली नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि आपको चीज़ों का आइडिया नहीं होता तो वो फिर एक मिजरेबल जर्नी के तौर पे एंड होता है वो काम। इसलिए छोटे छोटे टूर्स पहले होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। तो पहला इंटरनेशनल टूर कहाँ पे किया? पहला इंटरनेशनल टूर ईरान का। अच्छा। और बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर रहा वो। मेरा प्लान था कि एक महीने में वाइंड अप करके वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो ईरान एक वैसी बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह। और फिर जब आप बाइकर हैं और आपको बाइक चलाने का शौक है तो फिर आप खुद ही इसको एक्सटेंड करते रहते हैं। तो मेरा 1 महीने का प्लान था, तो मैं उसको एक्सटेंड करके 3 महीने पे ले गया था। तो वो जो पहला टूर था ईरान का और अफगानिस्तान का, वो टोटल 3 महीने अच्छा पे बेस था, और जिसमें से मेरे ख्याल में कोई 2.5 महीने ईरान में ही गुजारे थे मैं। अच्छा। क्योंकि ईरान बहुत बड़ा है, तो तकरीबन 10,000 किलोमीटर ईरान में मैंने बाइक राइड की थी। 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर्स। और ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा? ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मॉडर्न है। बहुत मॉडर्न है। क्योंकि हमें जो है ना वो हमारे जहनों में पिक्चर इस तरह की है कि वो पता नहीं कितना बैकवर्ड होगा, लेकिन वो बहुत एडवांस है और हर चीज़ जो है ना बहुत मॉडर्न है उनकी। मतलब पाकिस्तान से आप उसको कैसे कंपेयर करते हैं? पाकिस्तान से मैं तो उन्हें थोड़ा सा आगे ही बिल्कुल आगे ही मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो अपनी चीजें खुद बनाते बेहतरीन, हैं, हर तरह की फैसिलिटीज है। फिर उनका टूरिज्म स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है वो ऑलरेडी बूस्टेड है और मॉडर्नाइज्ड है, और हर तरह के जो है ना। आपने वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी देखे हैं या ज़्यादातर लोकल टूरिज्म है उनका? इंटरनेशनल टूरिस्ट है, हर जगह की है। और उनकी असल में जो उनका कल्चर का हिस्सा है टूरिज्म। अच्छा। और हर फैमिली में और उनके जो अपना एक सर्कल है उसमें टूरिज्म इतना ज़्यादा है कि वो लोग तो समझे कि ऑफिस के टाइम में अगर छुट्टी होती है ना उन्हें बीच के 2 घंटे, वो जाएंगे गाड़ी के अंदर ही कैंप रखे होते हैं उन्हें,
पार्क में जाके कैंपिंग करके और वहाँ पे लंच करके वापस अपने वो ऑफिस में जा रहे हैं। जबरदस्त। उनका मतलब इतना ज़्यादा कल्चर है टूरिज्म वाला। मतलब थोड़ी सी भी टाइम स्लॉट मिली हाँ, बिल्कुल तो ऐसे वो ही है। अपना टूरिज्म कर लेते हैं। एग्जैक्टली बड़ा एग्जैक्टली। जबरदस्त जबरदस्त। और आप देखें कि उनकी जो मतलब 4000 या 5000 प्लस की पीक्स हैं, वहाँ पे 4G आ रहा होता है। तो वो जबरदस्त। टूरिज्म उनका बहुत मेंटेन है, बहुत डेवलप्ड है। यानी हुकूमत की तरफ से भी जी पूरा जी बैकअप एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो अब्दुल्ला ये बताइए हमें कि आपने अपनी बाइक जो पहले तो ये बताएं आपकी कौन सी बाइक है? बाइक YBR है ठीक 125 सीसीज। ठीक है। अच्छा जी 125 सीसी पे आपने इंटरनेशनल टूर्स कर लिए, क्या बात है, कमाल कर दिया। तो क्या कस्टमाइजेशंस करवाई हैं, क्या अपग्रेड्स करवाए हैं? जो नए बाइकर्स हैं उनको जरा थोड़ा बताएंगे तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा आता है कि आपने क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं अपने बाइक के ऊपर। हाँ। और इसका ऐसा जवाब कोई नहीं है। वो हम्म इसलिए कि हर बंदे की एक अपनी नीड होती है। हम्म उसने जब किसी टूर पे जाना है तो उसे क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे चाहिए। ठीक। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे पहले वाला टूर था मेरा स्कर्दू वाला, हाँ। उसमें कुछ नहीं था बाइक के ऊपर। अच्छा। बिल्कुल नेकेड बाइक थी। हम्म और वो हाइकिंग वाला बैग था मेरे पास, उसके अंदर मैंने अपना सारा चीज़ें वगैरह डाली हैं, ठीक है। उसको पीछे बांधा है हम्म और मैं लेके चला गया हूँ बाइक। हम्म सिर्फ एक मैंने मोबाइल चार्जर लगाया था क्योंकि उसकी हमें उसकी ज़रूरत जरूरत होती है। पड़ती है, हाँ। उसके अलावा बाइक के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ था। ठीक। इवन के एक्स्ट्रा जो LEDs होती हैं वो भी नहीं थी। अच्छा वो भी नहीं थी। वो भी नहीं थी। ठीक। तो उसके बाद जब ऐसा ऐसा टूर्स करता रहा हूँ, मुझे चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती रही है। हम्म जैसे फॉर एग्जांपल अब JT रोड की बात हो रही थी पहले, तो हाँ JT रोड पे अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं हाँ हाँ, तो वहाँ पे आपको लाइट्स बहुत ज़्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए। क्योंकि JT रोड जो है वो वहाँ पे इतनी इवन नहीं है कि आप हम्म उसके ऊपर लो लाइट के तो आपको बम्स जा खड्डे सके। नजर नहीं नहीं आते? नज़र आते हाँ नहीं बिल्कुल। नजर आते। तो जब मैं गिरा वहाँ पे हाँ। सेकंड टूर में, तो फिर हम्म। मुझे ये हुआ कि यार लाइट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। आप लोग लगा लें तो कि गिरने से पहले लगा लें? गिरने से पहले लगा लें बिल्कुल। हाँ, ठीक तो है। उसके बाद फिर जब ड्रोन आया तो ड्रोन के लिए आपको उसको कंट्रोल करने के लिए हम्म एक वो बाइक माउंट चाहिए जिसका आप रिमोट वगैरह लगा सकते हैं हम्म आगे। हम्म तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही आपको सीखने से और टूर्स करने से पता चलती हैं कि मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है हम्म और मैंने कंटेंट बनाना है तो मुझे कौन सी चीज़ कहाँ पे चाहिए। हम्म। तो इसलिए ये टूर्स करके ही पता चलेगा। ये तो चले एक्सेसरीज की बात होगी जी ना, जी। लेकिन एक बेसिक अपग्रेड्स कुछ होते हैं जो कि एक टूरिंग बाइक में कुछ चीजें जरूरी होती हैं, देखिए वो हमारे क्या पास, होनी चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास YBR ही है ठीक और है। शुरू से YBR ही है। ठीक है। मैंने सारे टूर्स YBR पे ही किए हैं। सही। तो सबसे पहले तो आप किसी भी बाइक पे करें एक दो टूर्स। हाँ। उसके बाद आप देखें कि आपको क्या चाहिए। आपने ऑफ रोडिंग करनी है, आपने ऑन रोडिंग करनी है, आपको क्रूजर चाहिए, आपको ADV बाइक चाहिए। ठीक ये आपको अपने आप को एक्सप्लोर करके ही पता चलेगा। ठीक। यानी अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो उसके फिर टायर्स आपको उस तरह से लगाने पड़ेंगे बिल्कुल। और उसकी जो सेफ्टी जो गार्ड्स वगैरह हैं वो उस तरह से लगाने पड़ेंगे। और अच्छा, तो इंटरनेशनल टूर भी आपने फिर YBR 125 पे ही किया? जी जी, जो पहला टूर था मेरा ईरान वाला, हाँ। वो मेरा YBR ओरिजिनल पे ही हुआ है, स्टॉक अच्छा इंजन पे हुआ है। अच्छा, स्टॉक इंजन। स्टॉक इंजन 125 सीसी। कितने किलोमीटर्स थे वो वो टूर थे पूरा? 14,000 किलोमीटर। 14,000 किलोमीटर जी, स्टॉक। YBR 125। सो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जी मेरे पास बाइक छोटी है आप बड़ी बाइक के पीछे ना जाएं। टूर करना चाहते हैं, आपके अंदर आग है, तो फिर 125 पे कर रहे हैं भाईजान। 14,000 किलोमीटर का टूर कर रहे हैं माशाल्लाह से। 125 तो बहुत बड़ी बाइक है। हाँ। लोग तो 50 सीसी पे 50 दुनिया सीसी घूम पे भी चुके हैं। करते हैं, एग्जैक्टली मैंने देखा है। एक ट्रैवलर थे, वो इटली के हैं। हाँ। वो आए हुए थे लाहौर में, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो अच्छा। वेस्पा पे, हाँ हाँ। उन्हें कोई मेरे ख्याल में 7 साल हो चुके हुए हैं अच्छा। निकले हुए इटली से। हाँ। और 100 प्लस कंट्रीज वो ट्रैवल कर चुके हुए हाँ, हैं मैंने उसकी क्लिप देखी थी अपने वेस्पा के ऊपर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बाइक्स डजंट मैटर, बाइक डजंट मैटर, राइडर मैटर्स। राइडर मैटर्स। हाँ सही सही सही। तो तो फिर पहला टूर तो आपने इस पे ही कर लिया, जी जो ईरान का और अफगानिस्तान का। तो जब सेकंड इंटरनेशनल टूर आया तो जी फिर जी आपने फिर मेरे ख्याल से बाइक का इंजन अपग्रेड किया, क्या जी जी किया? जी। अच्छा, दूसरा जो टूर था उसमें जो मेरा ट्रैक था ना, हाँ। जो जिसपे मैंने जाना था, वो सारी थी ऑफ रोडिंग। उसमें पामीर हाईवे बहुत ही चैलेंजिंग और हार्ड कोर ऑफ रोड ट्रैक हाँ। समझा जाता है पूरी दुनिया में ही। हम्म, और एडवेंचरर्स इसको एक अल्टीमेट एडवेंचर के तौर पर देख रहे होते हैं कि हमने इसको बिल्कुल एंड पे करना है और लाजमी करना है। ये जी पामीर हाईवे बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक एजुकेशन के लेवल्स होते हैं ना, ग्रेड्स के। पहले आप इंटर करते हैं, मैथमेट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, फिर बैचलर्स, फिर मास्टर्स। तो जो हार्डकोर बाइकर्स हैं उनकी जो अल्टीमेट स्किल टेस्ट होता है वो पामीर हाईवे होता है।
तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जी पामीर हाईवे के बारे में जो है ना ये मशहूर है कि वो बहुत हार्डकोर बाइकर्स अगर कर जाते हैं तो आप जबरदस्त बाइकर हैं। तो आप कंटिन्यू करें। तो पामीर हाईवे का जो ट्रैक है वो एक तो हार्डकोर ऑफ रोड है, फिर उसमें काफ़ी हाई माउंटेन पासिस हैं, उस पे आप YBR के स्टॉक इंजन पे नहीं जा सकते। ठीक है। पहले मेरा प्लान था कि मैं चला जाऊं, लेकिन जब मैंने उसको थोड़ा सा देखा, उनकी हाइट देखी, एलिवेशन देखी, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि यार ये ना नहीं होगा, तो हमें इसका कुछ ऑल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। दो ही सोल्यूशन थे, या तो आप बाइक अपग्रेड करें सही। और या आप YBR को ही कुछ करें इसको इसके साथ पावर, उसकी पावर बढ़ाने के लिए। ठीक। तो अब बाइक जो अपग्रेड करने वाला एक ऑप्शन था वो मैं इसलिए नहीं मैंने किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक हाइट मेरी एक बड़ी नॉर्मल सी है, और जो बड़ी बाइक है सारी उनका वेट बहुत ज़्यादा है और आप नहीं मैनेज कर सकते सारे लगेज के साथ, और कहीं बाइक गिर जाती है तो वो बहुत एक मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो सेफ नहीं था मेरे लिए। इसलिए फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये एक नज़र आया मुझे कि आप इंजन स्वैप कर सकते हैं। पहले एक दो लोगों ने किए थे, उन्होंने इतना एक्सट्रीम किस्म का उसे टेस्ट नहीं किया। ठीक है। तो अब क्योंकि मेरे पास ऑप्शन यही था तो मैंने फिर इसको किया स्वैप, और कह लें कि वो पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इंजन स्वैप करके आप उसके ऊपर इतना लंबा जो है अपना ट्रैवल करके आए, और वो बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया है, और कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये टूरिंग बाइक नहीं है या अंडर पावर्ड है या किसी पास पे साथ छोड़ गई है, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी नहीं हुआ। 4500 मीटर्स के पास इसने क्रॉस किए हैं बड़े आराम से। अच्छा, 4500 मीटर्स और ऑफ रोड, नॉट पेव्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो इसलिए बाइक का जो है ना हर बंदे की डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट उसका एक बजट है, और बाइक सिर्फ खरीदना नहीं होता, आपने उसको बाद में जो उसकी मेंटेनिंग कॉस्ट है उसको भी आपने देखना होता है, और किस तरह से आपने मैनेज करना है। जैसे अब मेरे साथ ये हादसा हुआ है क्रैश वाला, पामीर हाईवे ही इसके बारे में मशहूर है कि यार ये आपकी मशीन्स तोड़ती है या आपकी हड्डियां तोड़ती है। तो ये एक बड़ी मशहूर इसके बारे में बात है। तो खैर मेरी भी हो गया क्रैश वो। तो अब जब क्रैश हुआ है उसके बाद मैं खुद ही उठाऊं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके थोड़े बहुत जो जुगाड़ थे वो मैंने खुद ही लगाए हैं बाइक के, और उसके बाद उसका जो फ्रेम टेढ़ा हुआ था वो भी एक मैकेनिक तो नहीं था, वो एक कह लेंगे जैसे ये वेल्डर्स होते हैं वो था, उसने वो पाइप शेप डाल के उसको तो सीधा हो गया। मतलब गुजारा हो गया। ट्रैवलिंग में आपने जी ये सारे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं क्योंकि इतनी विल्डरनेस में इतनी इस तरह की जगहों पे आपको बाज़ मैकेनिक्स नहीं मिलते हैं, तो फिर इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, वैसे अगर आप बाइक की इनकी कस्टमाइजेशन देखना चाहें तो मेरा ख्याल है आपने अपने चैनल पे वीडियो डाली। जी मैंने डाली। आप लोग वो जाके देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कस्टमाइज की है YBR 125, और फिर इनका एक्सपीरियंस भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहा है उसके साथ। तो ठीक है जी। तो अब बड़ी बाइक जो है उसका मैकेनिक जो है आपको नहीं मिलता कहीं भी, स्पेशली ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है यहाँ पे, क्योंकि ये कल्चर नहीं है बाइकिंग वाला। मैंने कोई हार्डली कोई 2-3 बाइक्स देखी होंगी इस पूरे टूर में। अच्छा। आप इमेजिन करेंगे ये ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, जाके कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, हार्डली मैंने कोई 4-5 बाइक्स देखी होंगी इस पूरे उसके ऊपर। अच्छा। तो ये चीज़ मुझे पहले आइडिया थी, इसलिए फिर आप नहीं कर सकते बड़ी बाइक्स के साथ मैनेज, और स्पेशली जब आपका कोई क्रैश हो जाए तो बड़ी बाइक के अंदर आप जुगाड़ वाला सिस्टम नहीं कर सकते। उसको आप प्रॉपर फिक्स करेंगे तो वो साथ चलेगी, अदरवाइज मतलब मैं इस चीज़ को ऐसे पुटअप करूंगा कि जो भी आपकी बाइक है ना, आपके साथ उसकी एक्वेंटेंस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके साथ उसकी, उसके साथ आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि ये बाइक किस तरीके से मैं इसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ, इसके क्लच वायर्स या इसकी जो बाकी चीज़ें हैं, ब्रेक्स और इस तरह की, खुदा न खास्ता कोई क्रैश हो जाता है, कोई छोटी मोटी कोई चीज़, तो आप उसको खुद से कुछ एडजस्ट कर सकें, उसकी चेन को एडजस्ट कर सकें, उसके स्प्रॉकेट्स को देख सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बाइक के साथ जो है ना आपकी एक्वेंटेंस हो पूरी। इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूँगा। एक और बाइकर है हमारे, वो गए हैं अपनी एक 250cc बाइक पे, तो वहाँ पे जाके उनकी ब्रेक्स जो है ना, वो पीछे वाली रेयर ब्रेक्स वो जवाब दे गई। अच्छा। अब उन्हें वहाँ पे मैकेनिक कोई नहीं मिला, उन्हें अपना वो ट्रिप कैंसिल करके वापस आना पड़ा है। वेरी अनफॉर्चुनेट। आप सोचें ताजिकिस्तान से एक बंदा वापस आ रहा है सिर्फ ब्रेक्स की वजह से। वेरी अनफॉर्चुनेट। और दूसरा हमारे लिए जो इशू है ये कि हमें एक बड़े लिमिटेड टाइम के लिए वीज़ा मिलता है।
आप वहाँ बैठ के ये इंतजार नहीं कर सकते कि मुझे ये पार्ट चाहिए तो मैं वहाँ से मंगवा लूंगा, क्योंकि आपने टाइम पे एग्जिट भी करना है वहाँ से। तो एग्जैक्टली। ये सारी चीजें ना बहुत समटाइम्स हेक्टिक हो जाती हैं। हाँ, तो बाइक की यानी अंडरस्टैंडिंग, सारे के सारे टूर का सत्यानाश भी हो हाँ सकता जी, है। बाइक की अंडरस्टैंडिंग बेसिक सही। आपको काम आना चाहिए थोड़ा बहुत। चेन टाइट कैसे करनी है आपने, क्लच या आपकी टूट गई हैं तारें, वो कैसे आपने करनी है, क्लच प्लेट्स आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, सही सही। वो आपको चेंज भी करनी आनी चाहिए, या मतलब आपने एटलीस्ट जो कैरी करना है उसमें ये चीजें भी जरूरी होनी हैं। चाहिए। बिल्कुल चेन, क्लच प्लेट्स, क्लच वायर, बेसिक जो पार्ट्स हैं बाइक के वो होने चाहिए, बेसिक टूल्स होने चाहिए आपके पास। ऐसे ही। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं, हाँ। तो ये आपको आनी चाहिए। चलें जी, अब्दुल्ला भाई बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशंस कर रहे हैं हमारे साथ, ज़बरदस्त किस्म के ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं जी, आप थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये बताएं कि जब आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो है सिचुएशंस आपको कौन से मुल्क में फेस करनी पड़ी? अच्छा, एज सच चैलेंजिंग सिचुएशन जो है ना, वो सबसे जो मुझे लगती है वो ईरान में हम्म, हुआ था एक्सपीरियंस, और वो ये था कि 24 आवर्स मुझे जेल में गुजारने पड़े थे अच्छा। ड्रोन की वजह से। ओहो। और आप देखें कि बिल्कुल ही एक डिफरेंट कल्चर है उनका, और इंग्लिश नहीं समझ पा रहा कोई, और कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो गई है। हाँ। और कोर्ट की तरफ से एक लीगल वो केस शुरू हो गया है, और वो उन्होंने, मसला क्या बना, क्यों उन लोगों ने आपको? मसला ये था कि ड्रोन की हाँ। फुटेज में ले रहा था, हम्म, और एक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे कोई गवर्नमेंट के, तो उन्होंने देख लिया मुझे, हम्म, तो उन्हें लगा शायद मैं कोई स्पाई हूँ, हम्म, मतलब उस तरह की चीज़ें। हम्म, ईरान चूँकि बड़ा क्रिटिकली देखते हैं इन चीज़ों को, हम्म, तो उन्होंने खैर मुझे वो जो इंटेलिजेंस है उनके हवाले कर दिया, तो वो एक फॉर्मल केस लॉन्च हो गया। हम्म, तो जज जो थे उन्होंने 3 दिन का जो है वो कह लेंगे टाइम दिया कि इन्हें रखा जाए वहाँ पे जेल के अंदर, और सारी इन्वेस्टिगेशन की जाए प्रॉपर। तो खैर वो लकी था मैं कि एक दिन के बाद मैं वहाँ से निकल आया। ये एक तो बहुत बड़ा चैलेंज। 24 आवर्स के बाद फिर उन्होंने एक अपोलॉजी भी की जो जज थे, और प्रॉपर उन्होंने खाना शाना भी खिलाया मुझे। अच्छा अच्छा। तो ठीक है। ड्रोन भी उन्होंने मुझे वापस कर दिया था इस हाँ। शर्त पे कि दोबारा मैं आप इधर ईरान में यूज़ नहीं करूँगा। अच्छा। तो तो कि वैसे ऑफिशियली ईरान में यानी मना है ड्रोन यूज करना? अच्छा, ऐसा कोई इस तरह की ना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि एक जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है पूरी दुनिया में ही, तो ईरान एक हॉटस्पॉट है इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, स्पाइस और ये सारी चीज़ें, तो वो फिर इस चीज़ को अलाउ नहीं करते। ठीक। या अगर अनऑथोराइज्ड कोई फ्लाई कर रहा है ड्रोन्स वगैरह, तो फिर उन्हें वो इस तरह के चेक एंड बैलेंस से गुजारते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ये एक सबसे जो है ना चैलेंजिंग मैंने सो फार एक्सपीरियंस किया है, और उसका असर जो है ना 2 साल गुजर गए हैं, अभी भी है। अभी भी उस अभी ट्रॉमा भी में आप हैं कि यार वो जेल हाँ, हुई थी और वो सारा। तो उसी का एक समझें हाँ। कि असर अभी तक है कि मैं इस टूर पे ड्रोन लेके नहीं गया। ड्रोन ही नहीं लेके अल्लाह इस अल्लाह डर की वजह से। अच्छा जी, आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं उसमें ऑब्वियसली आप पीकेआर लेके जाते हैं और यूएसडी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो फिर बजट ट्रैवलिंग के लिए कोई कैसे आप वहाँ पे ढूंढते हैं रिहाइश की जगह, और क्या टिप्स हैं, कोई थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, बजट में अगर आप रह के करना चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि आप काउच सर्फिंग यूज़ करें। काउच सर्फिंग एक वेबसाइट है जी, जरा बताएं काउच सर्फिंग के बारे अच्छा, काउच सर्फिंग एक प्लेटफॉर्म है हाँ। जस्ट लाइक फेसबुक, में। राइट। और वहाँ पे मोस्टली जो है वो ट्रैवलर्स और एडवेंचरर्स की प्रोफाइल्स होती हैं हर शहर के अंदर। तो आपने जिस भी शहर में जाना है आप वहाँ पे सर्च करें, और जो भी होस्ट अवेलेबल है Right. आपकी डेट्स के अंदर, आप उन्हें रिक्वेस्ट करें कि मैं इस तरह से आ रहा हूँ, तो मैं स्टे करना चाह रहा हूँ, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप उनके पास जाके स्टे कर सकते हैं। ठीक। इससे एक तो ये है कि आप लोकल लोगों से इंटरेक्ट कर लेते हैं, आपको ज़रा कल्चर का आइडिया होता है, फूड का आइडिया होता है। आपको ज़रा कल्चर का आइडिया होता है, फूड का आइडिया होता है। फिर दूसरी सबसे मेन चीज़, आपकी जो होटलिंग के एक्सपेंसेस हैं वो आपके मैनेज हो जाते हैं। मैनेज हो जाता तो ये एक बहुत ही इकोनॉमिकल तो ये एक बहुत ही इकोनॉमिकल तरीका है बजट ट्रैवलिंग का। ठीक है। और इसके अलावा फिर दूसरा ऑप्शन कैंपिंग का है। ठीक है। राइट। कैंपिंग स्पॉट्स आप लोकेट कर सकते हैं।
इसके लिए एक ऐप है आई ओवरलैंडर। आई ओवरलैंडर, मैं इंशाल्लाह मेंशन भी कर दूंगा, काउच सर्फिंग आई ओवरलैंडर, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, कैसे उसको यूज करते हैं? अच्छा, आई ओवरलैंडर ऐप जो है इसके ऊपर जो प्रीवियस ट्रैवलर्स हैं ना, उनके समझें कि फीडबैक होते हैं हर लोकेशन के बारे में। होटलिंग हो गई, फूड के पॉइंट्स हैं कोई, या कोई कैंपिंग स्पॉट्स हैं, तो वो उसके ऊपर लिस्टेड है कि जो प्रीवियस ट्रैवलर्स आए हैं उनका उसके मुताबिक क्या फीडबैक है। क्या एक्सपीरियंस जी रहे हैं उनके? एग्जैक्टली। राइट। तो आप लोकेट कर सकते हैं कि जो सेफेस्ट कैंपिंग स्पॉट्स हैं, हाँ आप वहाँ पर जाके कैंप कर सकते हैं। ठीक। तो उस सूरत में आपका जो है होटलिंग वाला एक्सपेंस वो मैनेज हो जाता है। हाँ। तो ये टिप्स हैं अपने बजट को मैनेज करने के लिए। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये बताएं कि इतनी ट्रैवलिंग जो आपने की है, विल्डरनेस में कैंपिंग की है, इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, पाकिस्तान में लोकल ट्रैवल किया है, कोई इंटरेस्टिंग वाकया, कोई फनी मोमेंट या कोई दिलचस्प वाकया, अजीब वाकया, कोई जो शेयर करना चाहे व्यूअर्स के साथ? अच्छा, सबसे जो एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था हाँ। वो हुआ था पाकिस्तान में ही। हम्म। एस्तोर एक जगह है स्कर्दू के पास, हम्म। वहाँ पे तकरीबन कोई 8 बजे का टाइम था रात का। तो स्नोफॉल होना शुरू हुई अचानक ही, ओके। और नियर बाय जो विलेज था वो तकरीबन कोई 8 किलोमीटर पीछे रह चुका हुआ था। और मैं कंटिन्यू कर रहा था आगे, चिल्लम एक चौकी जगह है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अब मैं क्या देखता हूँ कि एक लकड़ियाँ सी लगी हुई हैं और उसके ऊपर आग जल रही है। अब मैं बड़ा हैरान कि यार स्नोफॉल नीचे भी पड़ी हुई है, कोई 2-2 इंच की एक लेयर बन चुकी हुई है, और ऊपर से भी कंटिन्यूस स्नोफॉल हो रही है। और ये आग कैसे चल रही है और यहाँ पे चलाई किसने है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई बंदा है ही नहीं है। आखिरी जो विलेज मैंने पीछे छोड़ा है वो 8 किलोमीटर पीछे छोड़ा है, और जहाँ मैंने जाना है वो भी 10-12 किलोमीटर आगे है। तो बिल्कुल ही एक सुनसान जगह पे आग जल रही है। खैर मैंने उसको ज़रा रिकॉर्ड करने का सोचा, लेकिन बस वो सोचा ही था, साथ ही एक वो कह लेंगे अल्लाह की तरफ से ही ख्याल आते हैं इस तरह के कि नहीं ये इस तरह की चीज़ नहीं है, आप बस अपना कंटिन्यू करो। तो खैर मैं फिर वहाँ से कुरानिक वर्सेस वगैरह पढ़ते हुए वहाँ से फिर मैंने कंटिन्यू किया। मैंने फिर उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। वो जो एक्सपीरियंस है ना वो अब भी मतलब अक्सर ज़हन में आ जाता है जब मैं कहीं कैंपिंग शैम्पिंग करने की सोच रहा होता हूँ। तो बाकी इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसे कहते हैं किसी चीज़ को देखना, वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन ये एक थ्रिलिंग चीज़ थी जो अभी तक मैंने सारे एडवेंचर्स में ये चीज़ तो व्यूअर्स, एक्सपीरियंस ये की थी। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अगर कभी आपको भी कोई रास्ते में फेस करें तो उसको फिल्मिंग के लिए या उसको देखने के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि रुके ना, बस अल्लाह का नाम लें और अपना कंटिन्यू करें, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर कभी कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाती है तो बस अल्लाह का नाम लें, माइंड योर ओन बिजनेस, कंटिन्यू विद योर जर्नी। तो बिल्कुल ठीक किया जी आपने, ज़बरदस्त काम किया। चलें जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, जो आपने अभी तक इंटरनेशनल ट्रैवल किया या पाकिस्तान में ट्रैवल किया, तो आपको सबसे खूबसूरत जगह, सबसे खूबसूरत शहर या कोई कंट्री कौन सी लगी, ये ज़रा बताइएगा। अच्छा, हर कंट्री और हर जगह जो है ना वो उसकी एक अलग वाइब है और अलग कल्चर है, लोग हैं और लैंडस्केप्स हैं, वो हर जगह के खूबसूरत ही लगते हैं बीइंग एन एडवेंचरर, क्योंकि ये तो कुछ हम करने निकले हुए हैं, राइट। हर जगह को एक्सपीरियंस करने। तो ईरान को मैं ज़रा कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, और हर हवाले से लोग बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटेबल हैं, फिर उनके खाने बहुत अच्छे हैं, फिर पेट्रोल बहुत सस्ता है क्योंकि बीइंग अ बाइकर सबसे मेजर जो कॉस्ट होती है ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग की वो हमारा फ्यूल ही होता है। फ्यूल होता है। तो ईरान में 10-12 रुपए लीटर अगर आपको पेट्रोल मिल रहा है और आप डेली के अपने 200-250 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं विद जस्ट लाइक 200-250 रुपए इट्स जस्ट फ्री, बिल्कुल सही है। तो 2 पानी की बोतलें जो है उसकी वहाँ पे खुशी अलग है, मतलब एग्जैक्टली उसकी खुशी अलग है। तो 2 पानी की बोतलें बड़ी जो है वो उसी कॉस्ट में आ रही हैं जिसमें आपको पेट्रोल मिल रहा है। तो ये एक मेजर कॉस्ट आपकी कवर हो जाती है। और बाकी है कि ईरान बहुत बड़ा कंट्री है, डाइवर्स लैंडस्केप्स हैं, डेजर्ट्स मिलेंगे आपको, माउंटेन्स मिलेंगे, ग्रीन प्लेन्स मिलेंगे। तो ये एक मतलब ईरान जो है हर लिहाज से एक कंप्लीट डेस्टिनेशन है, कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज है और मॉडर्न है। और बस मैं तो यही ईरान को ही ज़रा रेट करूँगा इसमें। तो अभी जो सेंट्रल एशिया के ट्रिप में आप गए तो आपने उसमें ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें देखी, तो खाने आपको किस कंट्री के ज़्यादा अपील किए या क्या डिफरेंट आपने देखा?
अच्छा, मैं वैसे इतना कोई फूडी नहीं हूँ, मुझे खानों का फर्क का नहीं पता चलता। चलो जी, ये फूडी नहीं है लेकिन फिर भी आपको कुछ बताएंगे। तो चलें जी, कुछ तो बाकी शेयर करें। ईरान जो है ना, ईरान के डिशेस कुछ मैंने बड़ी इंजॉय की हैं। और मतलब एक दो के नाम बताएं। उसमें एक था कि उसमें बॉइल्ड चावल होते हैं, बॉइल्ड राइस है, और हम्म। उसके साथ कबाब, अच्छा। सीख। कबाब तो और आपको हर चीज के साथ वहां मिलेगा। अच्छा, वो जो एक डिश मुझे बड़ी पसंद आई थी, हाँ। वो था चिल्लू कबाब। चिल्लू कबाब। चिल्लू कबाब, और वो चिल्लू कहते हैं चावल को। जी जी, चिल्लू चावल हो गया और ठीक है। कबाब कबाब हो गया। कबाब हो गया, राइट। तो ये जो डिश मुझे इतनी मतलब पसंद आई कि मैंने ना तकरीबन कोई 50 में से कोई 25-30 दिन तो यही खाई है रोज। अच्छा, इतनी पसंद आई आपको? इतनी वो पसंद आई। ये ठीक। मतलब एक यूनिक सी चीज थी खाने मेरे की लिए। प्राइसिंग भी मेरे ख्याल है ईरान में काफी कम है, सस्ती है या महंगी है? नहीं नहीं नहीं, प्राइसिंग ओवरऑल हर चीज की ही कम है। हर चीज की कम हर है। चीज की कम है, हमारे लिए वो कम है। हम्म। और आप अगर यहाँ पे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं तो आपका मेरे ख्याल में 1500-2000 का एक बंदे का खाना बनता है, पर बिल हेड आराम से आ जाता आराम से आ है। जाता आराम है। से आ जाता इसी तरह अगर आप ईरान में खाएंगे तो हार्डली कोई 500-600, मैक्सिमम 700, है यहाँ तक अच्छे आप खाने एक का। अच्छे खाने का अच्छा। आपको पड़ती है कॉस्ट। बड़ा ओवरऑल जबरदस्त। ईरान सस्ता है काफ़ी, हम्म। ट्रैवलर्स के लिए और एडवेंचरर्स के लिए, मतलब नथिंग। आप ये देखें कि मैं 1 महीने का प्लान करके गया था, तो मैंने वहाँ पे 3 महीने गुजारे हैं उसी बजट के अंदर। अल्लाह अकबर। चले जी, ये तो आपने शेयर कर दी जी चिल्लू कबाब। जी और आपने कहा कि ईरान जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है, तो जी ईरान के बारे में सोचें, आपको वीज़ा भी आराम से मिल जाता है और बड़ी यानी बजट ट्रैवलिंग भी हो जाती है आपकी। तो इंशाल्लाह ईरान का प्लान करते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, ये बताएं कि आप बीइंग अ बाइकर, हार्डकोर बाइकर है, इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर लिया है, तो बाइक पे उम्रे के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखें, ये तो एक बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ बाइकर, इससे बड़ा ख्वाब नहीं हो सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह प्लान है बहुत जल्द, ये मैं करूँगा। और बस यही कह सकते हैं कि जल्दी हाज़िरी नसीब हो जाए। अल्लाह आमीन, अल्लाह क्योंकि ताला ये आपको चीज़ जल्दी बुलाए जी, जल्दी जल्दी उम्रे की हाजिरी दे और उसको डॉक्यूमेंट करें और अपने चैनल पर डालें, अपने हमारे बिल्कुल। व्यूअर्स के लिए, सारों के लिए। तो बेहतरीन चीज़ है जी, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे आप। तो अपने कुछ फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वो थोड़ा सा शेयर करें, क्या क्या करना चाह रहे हैं, अगर कुछ बताना चाहें आप थोड़ा बहुत। फ्यूचर प्लान्स में इंटरनेशनल टूरिंग ही है। कौन से रीजन को भी फॉरेन टारगेट करना चाह रहे हैं अगले कमिंग 6 मंथ्स में? कमिंग 6 मंथ्स में होपफुली पाकिस्तान को ही मैं करूँगा। अभी फिलहाल पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे पाकिस्तान हैं। को ही करूँगा क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी सारे ट्रैक्स मेरे रह गए थे, हम्म। तो उनको मैं पहले कवर करूँगा अच्छे तरीके से दोबारा से। ठीक है। क्योंकि वो सारे ट्रैक्स इस तरह के हैं कि हार्डकोर थे। हम्म। तो पहले बाइक ज़रा थोड़ी सी अंडर पावर्ड थी, अब वो मसला ज़रा ख़त्म हो गया। ठीक। तो अब वो सारे ट्रैक्स मैं करूँगा और कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान को एक वन गो में हम्म। अच्छे से एक्सप्लोर करूँ और जितनी भी हमारी डेस्टिनेशंस हैं उसे कवर करूँ। तो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन अब आप कौन सी नेक्स्ट आपके बकेट लिस्ट में है? इंटरनेशनल में अभी 2 हैं, एक तो रशिया है और दूसरी सऊदी अरब है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो देखते हैं पहले कौन सी होती है पूरी। इंशाल्लाह पहले मेरा ख्याल है सऊदी अरब करें आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। चलें जी, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं और इसको रैप अप करते हैं जी अपनी गुफ्तगू को, काफ़ी टाइम हमने आपका ले लिया है। अच्छा जी, ट्रैवलिंग कहते हैं कि इट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न, डू यू एग्री? ऑफ कोर्स। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि बहुत लेट कर दिया मैंने। अच्छा। ठीक ठीक। ट्रैवलिंग तो जितनी जल्दी आप शुरू कर देना उतनी जल्दी आप मतलब क्या आपको सीखने को मिलता है क्या? इसमें देखें, आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, जितने ज़्यादा कल्चर्स में आप जाके उठते बैठते हैं, आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो मिलते हैं ना, वो आपको कोई और नहीं सिखा सकता। जस्ट लाइक मेरा वो एक प्रिजन वाला जो जेल वाला एक्सपीरियंस था, उसने मुझे इतना सब्र सिखाया है कि उसके बाद काफ़ी सारी इस तरह की सिचुएशंस आई हैं। जैसे मेरा ये क्रैश हुआ था पामीर हाईवे पे, तो वो आपको सब्र सिखाता है और आपको गो विद द फ्लो के साथ चलने में ना बहुत बहुत हेल्प करता है कि आपने किसी चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं करना, मेंटली रिलैक्स रहना है और चीज़ों को खुद मैनेज करना है, और आप बड़े अच्छे से मैनेज कर भी लेते हैं फिर ट्रैवलिंग के बाद। तो बाकी पीपल हैंडलिंग, पीपल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन आपकी, और
ये सारी लर्निंग्स हैं जो आप ट्रैवलिंग से बहुत जल्द सीख जाते हैं, अदरवाइज आपको बड़ा टाइम लग जाता है ये चीज़ें सीखने में। मतलब लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद आप अपने कम्युनिकेशन करते हैं Exactly, उनके साथ, टूटे exactly. फूटे अल्फाज जोड़ के वो भी आप बिल्कुल। लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं जैसे Exactly. चले जी, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस रही, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस अब्दुल्ला भाई ने शेयर किए हमारे साथ। तो आज ये 2 लाइंस के साथ मैं इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हमारी गपशप रहेगी, फिर भी हम मिलते रहेंगे और भी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ गुरूद सहरा, मैं जुनू का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं। थैंक यू वेरी मच क्या अब्दुल्ला बात भाई। है। थैंक यू सो मच। हमारी दुआएं, हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, Thank आपकी you so जर्नी much. में अल्लाह ताला आपकी मदद करे आमीन, और आमीन। आपके लिए ज्यादा से ज्यादा होराइजन खोले, और इंशाल्लाह। सबसे पहला अल्लाह करे कि इंटरनेशनल ट्रिप आपको उम्रे का मिले। इंशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम थैंक यू।